आज हम बात करने वाले हैं ड्रीव स्कॉलरशिप असिस्टेंट फॉर फीमेल स्टूडेंट। ये केवल महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति होने वाली है। DRIV छात्रवृत्ति फॉर द फीमेल स्टूडेंट, यानी कि महिला छात्राओं के लिए, यानी कि बालिकाओं के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है, ड्रीव स्कॉलरशिप। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर 2025 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन इसका बचा है। तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरने की कोशिश करें। और उसके बाद में बात बताऊं मैं, तो ये जो है, ये इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाली, यानी कि गरीब परिवार से आने वाली जो बालिकाएं हैं, उनको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें और जो है अपना जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके वो। ठीक है। तो ये ड्रीव स्कॉलरशिप जो है वो फीमेल जो जो बालिकाएं लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि गरीब परिवार से आती हैं उनको दी जाती है। ठीक है। उसके अंदर कितनी राशि दी जाती है, तो 46,000 रुपये की राशि दी जाती है। और उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है, तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरें। और उसके बाद में जो है, इसकी पात्रता क्या होती है। पात्रता के अंदर आप 2025-26 में किस में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर के अंदर होने चाहिए, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर आप होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी पात्रता में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप 2025-26 में आपने क्या लिया हो, एडमिशन लिया हो, यानी कि 12वीं के बाद में आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो 2025-26 में। ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो लोटस पेटल फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके बाद में इसके फायदे क्या है स्कॉलरशिप के। अगर आपका इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है 2 साल तक जो है प्रत्येक वर्ष 46,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको 46,000 रुपये मिलेंगे, सेकंड ईयर में आएगी तो सेकंड ईयर में भी आपको कितने दिए जाएंगे, 46,000 रुपये। उसके बाद दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये डिपेंड करता है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के ऊपर। अगर इस संगठन के पास में पैसे होंगे तो ये आपको तीसरे साल भी स्कॉलरशिप दे देंगे, आपको छात्रवृत्ति दे देंगे। अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे पर, तो ये फिर पहले और दूसरे साल ही आपको क्या देंगे, 46,000 रुपये देंगे। ठीक है। 46,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता। और इसका उपयोग आप कॉलेज की फीस भरने में कर सकते हो, हॉस्टल की फीस भरने में कर सकते हो, बुक्स बुक्स के लिए आप कर सकते हो, नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, कोचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन इस स्कॉलरशिप का यूज़ इस तरह से कर सकते हो। और उसमें मैंने कहा था ना कि 2 साल तक दिए जाएंगे। अगर तीसरे साल भी देना है या नहीं देना, किस पे डिपेंड करेगा कि इस फाउंडेशन के पास में पैसा है या नहीं है। ठीक है। और अगर इस संगठन अगर इस चीज़ को निर्णय लेता है कि जो है इसका जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, और ज़्यादा गरीब स्थिति है, तो इसको थर्ड ईयर में भी दे दो, फोर्थ ईयर में भी दे दो, तो हाँ ये जो है स्कॉलरशिप आगे दे सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा, इस प्रबंधन की समिति पे डिपेंड करेगा, जो कि लोटस पेटल फाउंडेशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको देना। बाकी 2 साल तक तो आपको मिलेगा, कंफर्म है 2 साल तक तो आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पात्रता विवरण क्या है, आपको किस तरह से कौन कौन इसका जो है फॉर्म भर सकता है। तो पहली चीज है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। आप भारत का नागरिक होने का प्रूफ देना है, मतलब आधार कार्ड आपका भारत का होना चाहिए। पहली चीज तो ये, आप भारत में वोट डालने होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होनी चाहिए, आपका वोट डालना, अब वोट डालना जरूरी नहीं है पर भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक आधार कार्ड से ही ये कंफर्म हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो। उसके बाद में केवल केवल किसको दी जाएगी, बालिकाओं को, यानी महिला छात्रों को दी जाएगी, यानी फीमेल स्टूडेंट को दी जाएगी। उसके बाद में तीसरी चीज है कि दिल्ली एनसीआर जो है ना, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर नामांकित, यानी कि उसके अंदर उनका एडमिशन हो रखा हो, और दिल्ली एनसीआर का क्या हो, परमानेंट निवासी हो, उनका स्थायी निवासी हो, तो उनको पहले वरीयता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो क्या औरों को नहीं दी जाएगी, औरों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नहीं, औरों को स्कॉलरशिप मिलेगी, पर दिल्ली एनसीआर के जो कॉलेज के अंदर एडमिशन जिन्होंने लिया है और दिल्ली एनसीआर के जो स्थायी निवासी हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद दूसरों को प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद छात्रों ने क्या किया हो, इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर बीटेक के अंदर एडमिशन लिया हो, या एमबीबीएस के अंदर लिया हो, या बीडीएस जो डेंटल होता है उसमें लिया हो, बी फार्मा में लिया हो, नर्सिंग के अंदर प्रवेश लिया हो। ये चीज़ का ध्यान रखिए। कोर्स के बारे में क्या बताया है कि उन्होंने या तो बीटेक में लिया हो, एमबीबीएस में, बीडीएस में, बी फार्मा या नर्सिंग में, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लड़कियों को ही ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने 2025-26 में किस में लिया हो,
फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो, यानी कि 12th के बाद उनका अभी सिलेक्शन हुआ हो या फिर अभी उन्होंने अप्लाई किया हो और अभी 2025-26 में वो किस में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो देखो 10वीं और 12वीं में कितने होने चाहिए, 70%। लेकिन ये जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अगर 10वीं और 12वीं में जनरल और ओबीसी के बच्चों के जो है, जो 10वीं और 12वीं की जो फीमेल्स हैं उनके जो लड़कियां हैं उनके 70% होने चाहिए। लेकिन अगर एससी, एसटी और ओबीसी, अच्छा मेरी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ केवल और केवल जनरल की बात की गई है। जनरल की जो लड़कियां हैं 10वीं और 12वीं की, उनके कितने होने चाहिए, 70% होनी चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी के 10वीं और 12वीं में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60% अंक होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद में क्या होना चाहिए, 12वीं कक्षा किसी भी स्टेट के बोर्ड से, राज्य के बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से यानी कि केंद्रीय बोर्ड से पास की हो, और उसमें जो है आपने कितने परसेंट लिए हो, 70% आपके जो है कम से कम बने हो। अभी तक आपकी अगर मार्कशीट नहीं आई है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपको ये स्कॉलरशिप मिले तब तक आपकी जो है ये मार्कशीट आ जानी चाहिए, फिर आपको ये जो है उनको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो कि भारत का नागरिक होनी चाहिए, दूसरा फीमेल को मिलेगी, दिल्ली एनसीआर को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में किस में लिया हो, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कोर्स में, यानी कि बीटेक में, एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्म और नर्सिंग में लिया हो। उसके अलावा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने 2025-26 में फर्स्ट ईयर में हो उनको दी जाएगी। 10वीं और 12वीं में जनरल फीमेल है, जनरल कैटेगरी की फीमेल है, उनको तो कम से कम 70% लाने जरूरी है। और एस सी, एस टी, ओबीसी की कम से कम 10वीं और 12वीं में 60% आने जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में वित्तीय, आपकी जो फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए, तो 5 लाख से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी जो एनुअल ग्रॉस इनकम जो है वो मतलब वार्षिक आय जो है 5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। यही चीज़ इसमें इंग्लिश में बताई गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले तो इन शर्तों को आप ढंग से पढ़ लें कि आप वास्तव में इन चीज़ों के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप ये चीज़ों में आप क्वालिफाई होते हैं, यानी इन सब चीज़ों में एलिजिबल हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है, ठीक है, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है व्यू स्कॉलरशिप। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3-4 वेबसाइट दिखेगी, इनमें से किसी पे भी आपको जो है क्लिक नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये स्कॉलरलीफाई जो एक वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का अच्छे से नाम देख ले, इसको अच्छे से देख लें, और ये नीचे ये जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो है सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट और कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप सबसे नीचे आओगे तो नीचे आते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ। आपको इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपको लॉगिन का क्या मांगेगा, ऑप्शन मांगेगा, है ना। तो लॉगिन करने के लिए आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है साइन इन विद गूगल। यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन इन विद गूगल, यानी कि अगर आप पहली बार इस पे रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यहाँ इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी बार करोगे ना लॉगिन, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, स्कॉलरशिप कहाँ तक पहुंची है आपकी, है ना, वो चेक करने के लिए आप इन दो ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अभी आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो है अकाउंट का नाम आएगा, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है। जैसे मैं अपना फर्स्ट नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद में आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर डालने हैं। जैसे ही आप उस पर डाल दोगे तो आपका जो है वेरीफाई, आप जो है इस पेज के ऊपर आ जाओगे। उसके बाद में आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, इसमें कौन सी क्लास में हो आप। जैसे मैं ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ 12th के बाद में, तो मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन, अगर आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हो तो इस पर क्लिक करें। डिप्लोमा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कोई कोचिंग क्लास ले रहे हो तो उस पर क्लिक करें। ध्यान रखें कोचिंग क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कॉलरशिप है ना। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा कर रहे हो वो, और पीएचडी कर रहे हो। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन पर क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का क्या होगा, एक फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सअप नंबर डालने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं। ठीक है। जैसे ही आप इन तीन चीज़ों को भर दोगे
तो उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या आएगा, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन क्वेश्चन क्लिक करने के बाद में क्या आप यहाँ इंडियन सिटीजन हो तो वो बताना है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, मैंने ये फॉर्म केवल आपको बताने के लिए खोला है, बाकी इसको केवल फीमेल अप्लाई कर सकती है, ध्यान रखें। मैरिटल मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्सी है। मैं अनमैरिड हूँ। कैटेगरी ओबीसी। रिलीजन कौन सा है, हिंदू। उसके बाद आपको फैमिली का फादर का नाम बताना है। अगर आप मैरिड है तो आपको हस्बैंड का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फादर या हस्बैंड या गार्जियंस की क्वालिफिकेशन बतानी है कि वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं। अगर वो 5वीं तक पढ़े हुए हैं तो 5वीं तक बताना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन बताना है कि वो कौन सा धंधा करते हैं। मेरे पिताजी दैनिक मजदूरी करते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैनिक मजदूरी। आपके पिताजी जो भी करते हो, या फिर टीचर हो तो टीचर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में माता की क्वालिफिकेशन लिखनी है, यानी कि माता कहाँ तक पढ़ी हुई है। माता 5वीं तक पढ़ी हुई है। उसके बाद माता का व्यवसाय लिखना है कि माता क्या करती है। अगर माता कोई जॉब करती है तो जॉब के बारे में लिखना है। अगर वो केवल घर पे रहती है तो हाउस वाइफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं वो लिखने हैं। तो हमारे फैमिली में 4 सदस्य हैं, वो लिखने हैं। उसके बाद में आपको कॉलेज की डिटेल भरनी है। इसमें कोर्स फॉर विच स्कॉलरशिप अप्लाई, कौन सा कोर्स कर रहे हो आप, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। जैसे मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो एमबीबीएस का माई एडमिशन, ये 2000, क्या आपने 2025 में एडमिशन लिया है तो हाँ इस पर क्लिक करना है, वही आदमी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद में आपको कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट है वो डालना है, फिर गवर्नमेंट है। उसके बाद कॉलेज का एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है विद पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस डालना है। उसके बाद में सिटी, यहाँ पे कॉलेज के एड्रेस की केवल सिटी डालनी है कि सिटी कौन सी है। जैसे कोटा, कोटा सिटी में है। कॉलेज का स्टेट कौन सा है, कोटा, राजस्थान स्टेट। उसके बाद में ग्रेजुएशन, जो आप ये कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैंने एमबीबीएस पढ़ा है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो कितने साल का कोर्स है, तो 5 साल का कोर्स है, 5.5 ईयर का। उसके बाद में आपकी टोटल कॉलेज की फीस कितनी लगी है। ये फीस कैसे पता लगेगा, आपको जो है फर्स्ट ईयर की फीस जमा कराई होगी, उसके अंदर लास्ट में लिखा होगा टोटल कॉलेज फीस, उसको यहाँ पे टोटल भरना है, 25,000 रुपये। उसके बाद हॉस्टल लिया है और मेस लिया है आपने, तो हॉस्टल और मेस की दोनों की फीस को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम जो है, कौन से अपीयर, आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया था इस कोर्स में आने के लिए। तो मैंने नीट का एग्जाम दिया था, नीट, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे एन ए भर सकते हैं, एन ए। उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम जो है कौन से साल में आपने पास किया, तो मैंने 2025 में दिया और 2025 में ही इसको क्वालिफाई कर लिया था। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखें। उसके बाद में आपकी रैंक क्या थी उस एंट्रेंस एग्जाम में, आपने जो एग्जाम दिया तो वो रैंक लिखनी है आपको, ठीक है। वो रैंक लिख देता हूँ मैं। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था तो यहाँ पे 0 भर दें। उसके बाद में 10वीं का इंस्टीट्यूट नेम, एजुकेशन डिटेल पूछा गया है, 10वीं का इंस्टीट्यूट नेम क्या था, वो इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। 10वीं में बोर्ड कौन सा लगता था आपका, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड लगता था, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में आरबीएससी एक स्टेट बोर्ड है वो लगता था, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी नहीं लगता, मेरा स्टेट बोर्ड लगता है। पासिंग ईयर क्या होना चाहिए 10वीं का, 10वीं के परसेंटेज कितने थे आपके पास। उसके बाद 12वीं का इंस्टीट्यूट का नेम, 12वीं कहाँ से पढ़ी है उस स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद 12वीं कहाँ से की, मैंने स्टेट बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड से की थी। पासिंग ईयर क्या है, 2025 में मैंने पास किया। उसके बाद में क्लास 12 की परसेंटेज कितनी थी वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। उसके बाद में आपको अपने एड्रेस की डिटेल डालनी है। एड्रेस की डिटेल में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। जैसे मेरा आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वो पूरा विद पिन कोड डालना है, जिसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको सेम यहाँ पे डाल, इस कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो है आपको अपना प्लेस सेलेक्ट करना है।
उसके बाद में आपको अपने पिन कोड डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको अपना जो है पिन कोड नहीं मिल रहा है कि मेरा लोकेशन का पिन कोड क्या है, तो आप डिजी पिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही डिजी पिन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपको अपना जगह सेलेक्ट करनी है इसमें कि आप किस जगह के हो। तो आप जैसे इस जगह के हो तो इस जगह का पिन कोड ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ से अगर आपको अपना पिन कोड नहीं मिल रहा है तो आप डिजिपिन वेबसाइट पे जाके भी आप अपना पिन कोड देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैंने बता दिया था। क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है आपको। सबसे पहले ध्यान रखिए कि 5 MB या उससे कम होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। इन पीडीएफ फॉर्मेट प्लीज सेव द। उसके बाद में आपको जो है अपने पीडीएफ या फोटो फॉर्मेट कर सकते हो, पर 5 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे ये लोड होगा, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ से आप क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको आधार कार्ड की फ्रंट की साइड की यानी आगे से खींच के जो है उसकी फोटो अपलोड करनी है। यह आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होगी। ठीक है, तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड से फोटो जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आधार फ्रंट की फोटो यहाँ पीडीएफ जो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की बैक की फोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखें इनके साइज जो है 5 MB से कम ही होनी चाहिए। उसके बाद पिताजी के आधार कार्ड की फोटो आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। फादर के आधार कार्ड की फोटो। उसके बाद में आपने करंट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया है उसका प्रूफ एडमिशन अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है अपनी फीस रिसिप्ट जो आपने फर्स्ट ईयर की फीस जमा कराई है वो अपलोड कर सकते हो, परंतु उसमें क्या होना चाहिए, अपना कॉलेज का नाम लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका पेज का नाम लिखा होना चाहिए, आपके कोर्स का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। या उसके अलावा आप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर जो होता है या एडमिशन लेटर वो अपलोड कर सकते हो। या आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और उसका आईडी कार्ड बन गया है तो वो कर सकते हो। या फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप प्रिंसिपल के पास जाइए और उनको बोले कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दे दो तो वो बना के दे देते हैं कॉलेज के लेटर हेड पे। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आपने फर्स्ट ईयर की जो फीस रिसिप्ट जमा कराई है वो आप अपलोड कर दें, या फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जो आया है वो अपलोड कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है फीस की रिसिप्ट अपलोड कर देता हूँ। टेंथ की फोटो अपलोड कर पीडीएफ अपलोड करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 12th की पीडीएफ अपलोड करनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो है इनकम का प्रूफ, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। अगर आप जो है सैलराइज्ड पर्सन हो तो सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो। अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फॉर्म नंबर 16 कर सकते हो। आईटी रिटर्न फॉर्म अपलोड कर सकते हो। अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से या सेल्फ बिजनेस से रिलेटेड हो तो आप आपका आय प्रमाण पत्र बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, जिसपे तहसीलदार के या एसडीएम के या सरपंच के, ग्राम पंचायत इनके साइन होते हैं, वो कर सकते हो। या फिर एफिडेविट बनवा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। उसके बाद में क्या कर सकते हो, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, इनको आप अपलोड भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन आप कर दो तो बहुत अच्छा है। आपको जो है एडमिट कार्ड, आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जैसे मैंने एमबीबीएस के टाइम नीट का एग्ज़ाम दिया था तो उसका एडमिट कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। आपकी जो है स्टूडेंट आईडी जो है, मतलब आईडी कार्ड, कॉलेज का आईडी कार्ड, और उसके साथ में आप अपना आधार कार्ड, नहीं अपना स्टूडेंट का आईडी कार्ड, यानी कॉलेज में जो अभी फर्स्ट ईयर में लिया है एडमिशन उसका आईडी कार्ड अपलोड कर दो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपका जो एग्जाम दिया था उसका रैंक कार्ड आया होगा, आपका स्कोर कार्ड आया होगा, उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद फीस के स्ट्रक्चर को,
अपलोड कर सकते हो। देखो फीस रिसिप्ट और स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। फीस रिसिप्ट क्या होती है? फीस रिसिप्ट होती है जिसमें आपने कितना पैसा पे किया वो लिखा होता है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उस जगह लिखा होता है कि आपकी जो एडमिशन फीस कितनी है, आपकी जो है लाइब्रेरी की फीस कितनी है, आपकी जो है बुक्स इंश्योरेंस फीस कितनी है, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स कोटा की फीस कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। ठीक है, तो वह आप जो है फीस स्ट्रक्चर जो है, जो कि कॉलेज या स्कूल इश्यू करता है, आप फीस जमा कराते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है ना, वो कि वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपकी ट्यूशन फीस इतनी है, ये फीस इतनी है, वो होता है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हो, आप यहाँ पे भर दें, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। उसके बाद में आपको जो है एकेडमिक डिटेल डालनी है। ठीक है, करंट एकेडमिक क्लास, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी करंट में आप ग्रेजुएशन में हो, वो डालना है, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यानी कि अपडेट के बाद मतलब नो चेंज, कि मैंने जो पहले डिटेल डाली थी उसमें इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देना है आपको, यहाँ पे सेव चेंज, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या कर देना है आपको, जो है इस इन पूरे चेकलिस्ट के दोनों के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी जो है स्कॉलरशिप को, इस एप्लीकेशन को क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यह आपके पास में जो है एक इस तरह का परफॉर्मा खुल जाएगा। उसके बाद में क्या कर देना है आपको, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये मैंने क्या है दिखाने के लिए किया था, मैंने ये डिटेल्स नहीं भरी थी तो ये सबमिट नहीं हुआ। आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में आपको जो है आपका पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा तो आप जो है अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना और सेव कर देना। इस तरह से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है।